प्रिय स्वतंत्र रवा अमृत मंत्र नवा, प्रिय स्वतंत्र रवा अमृत मंत्र नवा, भारत में भर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे, काट अंधौरा के बंधन सर, वह जननी जो तिरमय निर्झर, वह जननी जो तिरमय निर्झर, कलु सभेद तम हर प्रकाश भर, अगमग जग कर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नभ किरण विहग वृंद के, नव नभ के नव विहग वृंद के, नभ पर नव स्वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। बहुत बढ़िया सस्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर सस्मिता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय शुभ्रा जी अपने स्कूल के काम में अति व्यस्त चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सस्मिता जी को सौंपी है, अपने शिष्य जी को, और उन्होंने गुरु का ध्यान रखते हुए क्लब को आज समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की प्रथम सत्र की अध्यक्षता आदरणीय हमारे क्लब अध्यक्ष डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी, आपसे अनुरोध है क्लब की अध्यक्षता का अनुरोध स्वीकार करें। जैसा कि भाइयों और बहनों हम सभी जानते हैं, प्रथम सत्र में किसी न किसी विषय पर हमारा चर्चा सत्र बना रहता है। पिछले माह हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साहित्य लेखन इस पर चर्चा की थी, जिस पर अवधेश कुमार जी और उनके सभी शुभचिंतकों ने, जिन्होंने भी इस विषय पर अपनी बात रखना चाही थी, पटल पर समय देते हुए चर्चा में भाग लिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज आदरणीय शशि जी जोशी वर्तमान समय में स्त्रियों के हालात और गजल में भी स्त्रियों के स्थितियों के चित्रण पर विचार रखेंगी। मैं क्लब अध्यक्षा डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी से स्वागत भाषण हेतु अनुरोध करती हूं और विषय प्रवेश के लिए आदरणीय अवधेश कुमार जी सिन्हा को हम लोग आमंत्रित करेंगे। तत्पश्चात आदरणीय अहिल्या मिश्र जी। सभी सदस्यों को नमस्कार, सुप्रभात। और अब सुप्रभात तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए जब शुरू हुआ तो सुप्रभात ही है। और आदरणीय डॉक्टर शशि जोशी जी का विशेष स्वागत। डॉक्टर शशि जोशी जी एक देहरादून की रहने वाली हैं और एक अल्मोड़ा, विशेष तौर से उनके शहर अल्मोड़ा के पास ही हैं, और एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। लिखना पढ़ने में रुचि है, गजल और लेख आदि सब कविता भी लिखती है। गजल मुख्यतः मूल विषय उनका गजल है। हमने आज तक गजल पर चर्चा नहीं की थी,
कादम्बनी क्लब के लिए नया कदम ही है। गजल पर चर्चा हो रही है और शशि जी ने इस चर्चा के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। शशि जी तो चिकन बनावा, इनका चिकन का साग हम का मेरा भी पहला ही परिचय है, लेकिन इनका नाम मैंने सुना है, मैंने इनकी छपी हुई रचनाएं भी पढ़ी हैं और साग तो फिर खत्म कलम बोलता है, शब्द उनके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। उनकी कलम अपने शब्दों को निखारने और उभारने में बहुत शक्तिशाली है। ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे बीच। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कादम्बनी क्लब और पुष्पक से जुड़े हुए पूर्व के मुख्य आयुक्त जो अब अवकाश प्राप्त है, श्री सुरेंद्र मिश्र जी भी उपस्थित हैं, जिन्हें भी कविता में, गजल में, लघुकथा में, कहानियों में बड़ी रुचि है। उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, दूसरी प्रकाशित हो रही है और साहित्य उनके जीवन का एक अंग है। वे काफी गंभीरता से साहित्य अध्ययन मनन करते हैं। हमारे शहर में आ गए हैं और अब हमसे निरंतर जुड़े रहेंगे, क्योंकि अभी इसी माह वे शहर पधारे, अतः हमने उनसे निवेदन किया और वे हमारे मुख्य अतिथि के आज के आभासी दुनिया के माध्यम से होने वाली गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकृत किया। वे भी हमारे पटल से जुड़े हैं और अन्य हमारे सभी साथी, सभी सक्रिय और निरंतरता बनाए रखने वाले साथी को हम उनके प्रतिभाओं से तो परिचित होंगे ही। प्रथम सत्र के बाद कवि सम्मेलन अपनी रचना पाठ के माध्यम से सहभागिता निभाएंगे और इन्हीं के कारण कादम्बनी 21 वर्ष की इस यात्रा को चरवाईती जारी रखे हुए है। संस्थाएं तो बहुत बनती हैं, बनने के बाद कुछ कदम चलकर पूरी स्थिर होती हैं और कई विलीन भी हो जाती हैं समय के गर्भ में। लेकिन संस्था का लंबा संचालन करना है, यह कार्य संस्था के कार्यकर्ता, सदस्य और संस्था के प्रति निरपेक्ष भाव से समर्पित व्यक्तित्व ही कर सकते। और यह कादम्बनी क्लब का सौभाग्य है, जबकि पूरे हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक 382 क्लब थे जब कादम्बनी पत्रिका चल रही थी और इसकी शुरुआत राजेंद्र अवस्थी ने की थी। लेकिन आज 2024 में 2020 से मैं कहूँ 2020 में कादम्बनी 8 महीने के अंतिम अंक के साथ बंद हो गई। 2024 आते आते देश से लेकर विदेश तक सारी कादम्बनी क्लब संस्थाएं तो जागृत रह गई हैदराबाद कादम्बनी क्लब। और यह एक विशेष उपलब्धि है। अब यह एक स्वतंत्र रूप से अपनी निष्पक्ष निष्ठा बनाए हुए आगे बढ़ रही है। हर माह इसमें एक व्यक्ति को हम चुनते हैं और उनकी विषय विशेष पर उनकी दक्षता, उनकी निपुणता का हमें शुभ लाभ उठाने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज भी हमने चुना है तो शशि जोशी गजल की विशेष दक्षता प्राप्त व्यक्तित्व को। हम आप सब की ओर से कादम्बनी क्लब के पटल पर उपस्थित सभी सदस्य की ओर से उनका सादर सम्मान और स्वागत करते हैं। हम उन्हें बता दें कि कादम्बनी क्लब अपनी एक शुरू में ही एक प्रकाशन निश्चित रूप से कर चुका है, संकल्पों के साए, जो 18 महिला कथाकारों से खास तौर से हैदराबाद और इसके आसपास के महिला कथाकारों की कहानी का संग्रह निकाल दे चुका है। यानी दक्षिण में 18 महिलाएं कथाकार के रूप में प्रचलित हैं और वे कहानियां लिखती हैं और इसे कादम्बनी क्लब ने संकल्पों के साए के रूप में प्रकाशित किया। दूसरा, पुष्पक उस जमाने में 25 वर्षों तक निरंतर उसका प्रकाशन होता रहा कादम्बनी क्लब के बैनर के नीचे, जो आज भी सुरक्षित हैं, उनकी प्रतियां मेरे पास। और
इसमें श्री सुरेंद्र मिश्र जी जब तक हैदराबाद में इनकम टैक्स के आयुक्त रहे, विभाग के आयुक्त रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत सहयोग रहा और वो पुनः हमारे बीच आ गए हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। पुष्पक अब 25 वर्ष के प्रकाशन के बाद अपना नाम बदल चुका है और पुष्पक साहित्य के नाम से यह पत्रिका दक्षिण से उत्तर और देश से लेकर विदेश तक जाती है। और आज इस पत्रिका में कुछ स्तंभ लेखकों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है, जिसमें प्रवीण प्रणब हैं जो धरोहर और शख्सियत लिखते हैं, अवधेश सिन्हा है जो विदेश रचनाकारों से हमें परिचित कराते हैं, उषारानी राव हैं जो हमेशा रंगमंच पर अपनी कलम चलाती हैं और इसी तरह से बहुत सारे स्थायी कॉलम हम साथ करते हैं। और इसकी संपादिका डॉक्टर आशा मिश्र संपादकीय लिखती हैं। इस तरह से यह पत्रिका अब दक्षिण की एक पहचान बनकर उभरी है। देश के सभी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं ने इसे नोटिस में लेना शुरू कर दिया है और खास तौर से इस स्तंभ लेखकों के कारण पत्रिका का एक अपना उच्च स्तर। कादम्बनी क्लब साहित्यकार नए साहित्यकारों को साहित्यिक क्षितिज पर लाने के लिए तैयार करती है, उन्हें छीलती है, चाटती है, मारती है। ये भाषा मैथिली के शब्द से मैं इसे पूरी कर रही हूँ और फिर वे पटल से तैयार होकर वे हमारे कादम्बनी क्लब के मंच से तैयार होकर सब जगह अपनी ख्याति लब्धता की ओर बढ़ते हैं। कादम्बनी क्लब पुराने साहित्यकारों का अगर कोई शहर में उपलब्ध है और हमारे दिन के अनुसार हम केवल एक तृतीय रविवार के अलावे हम दूसरी कोई गोष्ठी इसलिए नहीं करते हैं कि बार बार गोष्ठी करने से शहर का फैलाव इतना ज्यादा हो गया है तो शहर के लोग परेशानी में पड़ जाएं, ऐसा हम पसंद नहीं करते। हम सब शौकिया साहित्यजीवी, हम साहित्य हमारा किसी का पेशा नहीं है और हमको इससे कोई कमाई नहीं होती। हम सब अपने कामों के बाद जो क्षण बचता है उससे चुरा कर साहित्य की सेवा करते हैं, अपना ही क्षण इस पर न्यौछावर करते हैं। ऐसे कर्म करने वालों के लिए हम अगर कहें कि तुम जेब भी खाली करो और शहर के रहना गर्मी वातावरण में 400-500 रुपये खर्च करके आओ और रोज भौतिक रूप से भाग लो, इसका औचित्य हमें नहीं दिखता है। इसलिए हमने भी आज के इस नए नए उपकरणों का भारतीय दुनिया का उपयोग किया है और हमने साहित्य को इसके माध्यम से कादम्बनी क्लब और कादम्बनी क्लब के माध्यम से साहित्यकारों की दुनिया में एक अपनी प्रवृत्ति दी है। तो होम साहित्यिक अनुष्ठान में हम अपनी आहुति देते हैं। ये है कादम्बनी क्लब का एक छोटा सा चेहरा। बहुत सारा काम होता है इसके अंतर्गत। इसकी 25 वर्षीय रजत जयंती मनाई गई, पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं उस अवसर पर और उस पत्रिका में लगभग 125 लोगों ने अपनी पहचान बनाई। देश भर में वो पत्रिकाएं भेजी गई और काफी सराहनीय रही। तो इस तरह से हम निरंतर गतिशील हैं और कादम्बनी क्लब हर नए साहित्यकार के लिए पलक पावरे दिखाई रहती है, सबका स्वागत करती है। वहाँ कोई भेद, कोई दुराव, कोई छिपाव, कोई पक्षधरता नहीं है। इसकी मैं गारंटी, मैं क्या मेरा हर सदस्य गारंटी दे सकता है। यही कादम्बनी की पहचान है। हम शशि जी क्योंकि हमारे पास बिल्कुल नए हस्ती हैं, उनके समक्ष ये सब बातें रखना पसंद कर रहे थे और मैंने उन्हें अपने क्लब की पूरी गतिविधियों से जमा दिया। एक और बात जो मैं भूल चुकी थी, हमारे क्लब के एक सदस्य जो बहुत ही हमारे प्रति समर्पित थे, उनकी पुस्तक निकालने के सिलसिले में टीम चल रही थी। उनके परिवार वालों ने पता नहीं किस कारण से, हालांकि समृद्ध परिवार के व्यक्ति थे, वो नाम था सुरेश जैन, तो उन्होंने अपनी कविताएं, उनके बच्चों ने उनकी मृत्यु के बाद कोरोना खुद को निगला, उसमें हमारे यह एक हाथ भी कट गया था।
यानी सूर्य जी नहीं रहे थे कोरोना के काल में ही, तो उनकी पूरी रचना धर्मिता को उनके पुत्र ने हमारे प्रवीण प्रणब जी को सौंपा और प्रवीण प्रणब जी ने उसे एडिट करके कादम्बनी क्लब ने उस किताब को लोगों के समक्ष प्रकाशित कर रखा। तो कादम्बनी क्लब यह भी एक काम बहुत ही मर्यादित ढंग से की है। उस पुस्तक का नाम, कविता की पुस्तक का नाम है, बढ़िया कवि थे, मंचीय कवि और साधारण रूप से भी उच्चतम कवि थे। उसका नाम रखा मैं मंजिल का पथिक नहीं। इस तरह कादम्बनी क्लब निरंतर अपने सदस्यों को, लोगों को संपूर्ण सम्मान के साथ आगे बढ़ा रही है। साहित्य सेवा में जो भी होता है हमारे इस महायज्ञ में, साहित्य के महाकुंभ में सामान लाला निरंतर चलता रहता है। हेलो, यही हमारा छोटा सा चेहरा है शशि जी, और हम फर्स्ट फ्लोर पे दे दो। सभी सदस्यों की ओर से आपका और श्री सुरेंद्र मिश्र जी का सादर स्वागत, अभिनंदन। कुछ नहीं करेगा, आप दे दो, है बच्चा लोग पकड़ ले। ये अब कार्यक्रम को और देर न करते हुए आगे बढ़ा। मुझे थोड़ा सा लाला सामान डरा वाली मेरे लिए आवश्यक था, क्योंकि शशि जी ने कहा तो मैंने कहा पटल पे आ गया तो सब कुछ मिल जाएगा। मीना जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा। पुनः आप सब लोगों का बंधन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अहिल्याबेन जी। संक्षिप्त समय में आपने इस विस्तृत क्लब की जो जानकारी दी है, उससे निश्चित ही शशि जी को बहुत कुछ बातें संज्ञान में आई होंगी कि किस प्रकार क्लब अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। हम लोग 31वें वर्ष में पदार्पण कर चुके हैं शशि जी। इसी तरह हिंदी के प्रति सेवा भाव आगे जारी बना रहेगा। इन सभी उपस्थित सदस्यों के साथ से हम विकास करते रहेंगे। मैं आदरणीय अवधेश कुमार जी सिन्हा, संगोष्ठी सत्र के संयोजक महोदय से निवेदन करती हूँ, वे संगोष्ठी सत्र के विषय को आगे थोड़ा विस्तृत बताते हुए ठीक है, इस सत्र के लिए आगाज करें। अवधेश भाई। धन्यवाद లక్ష్మమ్మ, धन्यवाद मीना जी। सामानम వచ్చింది మున్సిపల్ ఎక్కడ ఉన్నారు? आज के इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र की కిందకి పోయింది। अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी। आज मैं पहली बार देख रहा हूं आदरणीय सुरेंद्र मिश्र जी को पटल पर, उनको नमन। आदरणीय डॉक्टर शशि राय जी, जो आज हमारी अतिथि साहित्यकार हैं, आपको नमन। हमारी एक आपा भी हैं सुनीता जी, उनको भी नमन। आप सबको नमस्कार। और नमस्कार, मैं दिल्ली एनसीआर नोएडा में रहता हूं, अभी यहीं से बोल रहा हूं। भरी दोपहरी में भी कोहरे की हल्की चादर है। कमरे का तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस है, वहां से बोल रहा हूँ। आप लोग हैदराबाद के वातावरण का आनंद लीजिए, मैं तो ठंड में ठिठुर। हमारे हैदराबाद में हल्की गुलाबी ठंडक सुबह सुबह रहती है। पहली बात, आज के प्रथम सत्र की चर्चा का जो विषय है, मैं थोड़ा सा ऊहापोह में हूँ कि वास्तव में विषय क्या है। यदि हम यूं कहें कि साहब आजकल स्त्रियों की स्थिति, तो आजकल स्त्रियों की स्थिति किस क्षेत्र में, ये बहुत ही व्यापक विषय है। इस पे तो कई दिन की चर्चा हो सकती है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि गजल की विधा में स्त्रियों की क्या स्थिति है, उन्होंने क्या, उनकी अचीवमेंट्स हैं, आज उनकी स्थिति क्या है, तो एक लिमिटेड वे में इसकी चर्चा हो सकती है। अब वो तो डॉक्टर शशि राय ही तय करेंगे कि उनको क्या कहना है। शशि जोशी, हाँ सॉरी, शशि जोशी, वो शशि राय याद आ जाती है। हाँ, है हमारे पास एक क्योंकि जुबान पे वही चढ़ा हुआ है जी। तो ये शशि जी तय करेंगी। बहरहाल शशि जी से कभी परिचय हुआ नहीं, तो मैं, आदरणीय अहिल्या जी का आदेश था कि आपको कुछ कहना है, तो मैंने कहा जी मैं तो बिल्कुल नहीं जानता उनके बारे में।
लेकिन चलिए ढूंढता हूँ, कुछ खोजता हूँ, कहीं ना कहीं तो शशि जी मिल ही जाएंगी। तो मिल गई वो, और उससे जो जानकारी मुझे मिली है, अब ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है इनके फेसबुक वॉल से कि आप अभी भी कार्यरत हैं इंटर कॉलेज में या अपने व्यवसाय में लगी हुई हैं, क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से अपने रियल एस्टेट के व्यवसाय में लगी हुई हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ये 2023 में भी कार्यरत थी, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि वो शायद अभी भी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अध्यापिका हैं। अब वहां तो लिखा हुआ है बागेश्वर, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो बागेश्वर होना चाहिए। तो वहां ये हैं और इनका अपना व्यवसाय है रियल एस्टेट का। आप 3 विषयों से आपने मास्टर्स डिग्री ली है, हिंदी, दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र में। आपने बीएड भी किया हुआ है, आप डॉक्टरेट भी हैं, और मुझे लगता है कि अहिल्या छोटी जोड़ीदार हो सकती हैं इस मामले में कि जैसे अहिल्या जी ने दक्षिण भारत में हिंदी का परचम लहरा रखा है पिछले 40-50 वर्षों से, तो आदरणीय शशि जोशी जी ने भी बचपन से ही हिंदी की अलग जगह रखी, और ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बचपन से ही कार्यरत हैं, लगी हुई हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनकी 5 मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हैं और पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में कविताएं, गजल अनेकों हैं, प्रकाशित होती रही हैं। यदि सम्मान की सूची मैं बताऊं तो मेरा ख्याल सही है प्रथम सत्र ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए मैं संक्षेप में ये कह दूं कि आदरणीय शशि जोशी जी को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे अनेकों साहित्यिक सम्मान से विभूषित किया गया है, जिनमें उत्तराखंड के राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है इनके साहित्यिक कार्यों के लिए, और हिंदी के प्रति, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो ये काम करती हैं उसके लिए भी। आपका उद्देश्य है कि हिंदी का परचम लहराता रहे, उसका प्रचार प्रसार हो, न केवल उत्तराखंड में, भारत के अन्य जगहों पे भी। हेलो, तो ये तो था शशि जोशी जी के बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी मिल सकी। अब रही बात आज के विषय की, प्रथम सत्र की, तो जैसा आप लोग जानते हैं मेरे बारे में कि गजलों में मैं थोड़ा कच्चा आदमी हूँ, उतनी जानकारी मुझे नहीं है, फिर भी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले कई सालों से साहित्य से जुड़े होने के कारण, कि यदि उर्दू फारसी को छोड़ दिया जाए जहाँ से गजलों की शुरुआत हुई जिस भाषा में, और हिंदी में जब गजल ने पदार्पण किया मेरे ख्याल से दुष्यंत कुमार के टाइम से 1975 में जब शाही की धूप आई, वो एक माइल स्टोन माना जाता है, मील का पत्थर हिंदी में गजलों का पदार्पण का। और वहाँ से जो दौर शुरू हुआ और अदम गोल्डवी और बाकी लोगों ने आगे बढ़ाया, तो लगभग पिछले 50 साल में, यदि 75 को माइल स्टोन मान लें, आपातकाल को, हेलो भैया फर्स्ट फ्लोर पे दे तो दो ना। पिछले 50 सालों में जितने पुरुष गजलकार हुए कुत्ता को पकड़ लिया, उसकी तुलना में महिला गजलकारों की संख्या, यदि मैं ये कहूँ कि नगण्य है, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। से हो, स्विगी से हो। अब स्विगी से ये देखिए, आप पटल पे देख रहे होंगे, ये साहित्य अकादमी का प्रकाशन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी भारत का। कुछ नहीं करता वो, खेलता और है बस। समकालीन हिंदी गजल संग्रह, वो काटता नहीं, ये साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है। मैं ये देख रहा था इसकी विषय सूची, लगभग इसमें 80 गजलकार हैं।
और 80 में से मात्र एक महिला गजलकार हैं, ममता ठीक है किरण। भेज दो क्या मुंसे हिंदुस्तान में और महिलाएं गजल नहीं लिख रही हैं? इनका वो चरवे इनकी क्या स्थिति है वो शशि जी बताएंगी। लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूं कि साहब अब बैठा उन्नारू किंदा मुक्तिबोध के अंधेरे की कविता जो 40 पृष्ठों की है 8 खंडों में, उसको पढ़ने वाले शायद ही बिरले मिलेंगे अब, या निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़ने वाले शायद ही मिलेंगे अब हर कोई मेट्रो में आधे घंटे की सफर में कुछ पढ़ लेना चाहता है, चलते चलते रास्ते में कुछ पढ़ लेना चाहता है, जो 10 मिनट में 15 मिनट में कुछ पढ़ लिया जाए। आजकल हर कुछ बस शॉर्ट में है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से गजल की विधा, चाहे उर्दू फारसी की हो या हिंदी में आई हो, ये बहुत ही एक सशक्त विधा बनकर उभरी है कम समय में, ज्यादा से ज्यादा और सारगर्भित प्रभावी तरीके से किसी चीज को कह दिया जाए, जिसको आप कहानियों में 5-6 पृष्ठों में कहेंगे, आप इसको 3-4 शेर में आप कह सकते हैं। एक शेर भी अपने आप में मुकम्मल है किसी विषय को कहने में। तो मेरे ख्याल से इसका प्रचलन बढ़ा है इन दिनों, और अभी कल भी और परसों भी जो भारत की संसद में 2 दिन संविधान पे चर्चा चली, मैं सुन रहा था उसको, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो भी अब अपनी बात शेरो शायरी में कह रहे थे, जिसमें बशीर बद्र की भी चर्चा हुई, और बाकी अब महुआ मोइत्रा जैसे बंगाली सांसद भी अब हिंदी में शेरो शायरी कर रही हैं। तो ये तो इसका प्रभाव है, किताब गजलों का प्रभाव काफी बढ़ा है। और मैंने यह भी देखा था कि केदारनाथ सिंह जैसे लोग जो शुद्ध कविता के हिमायती रहे, वो भी अपने अंत समय में जेएनयू से रिटायरमेंट के बहुत बाद भी गजल लिख रहे थे। तो गजल का प्रभाव तो है। तो मेरा ख्याल है कि मैं शशि जी अपना जो भी विषय चुनकर आई हूँ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाकी जो आप बात कहें वो जरूर कहें, लेकिन यह भी बताएं कि साहब गजल के लेखन में स्त्रियों की यह स्थिति क्यों है? क्या वे नहीं लिख रही हैं, या लिख रही हैं तो उनको प्रकाश में नहीं लाया जा रहा है, या उनके साथ कोई अपार्थेड की बात हो रही है? क्या स्थिति है उनकी? आप सादर आमंत्रित हैं आदरणीय डॉक्टर शशि जोशी जी। हृदय से आभार सर। और आपने पूरा चंद शब्दों में पूरा समंदर उड़ेल दिया। और सबसे पहले मैं कादम्बिनी क्लब की अध्यक्षा आदरणीय अहिल्या जी को सादर प्रणाम करती हूँ, और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने एक अवसर दिया मुझे जुड़ने का इतने विद्वज्जनों के बीच। और ये मौका आज मेरे लिए भी प्रथम बार है, जैसा आपने कहा था। हाँ, मैं एक सर मैं एक संशोधन कर रही हूँ कि मेरा रियल एस्टेट का कोई कारोबार नहीं है, मैं सिर्फ शिक्षिका हूँ। तो आपके फेसबुक पे लिखा हुआ है, तो आप उसको कृपया सुधार लें। हाँ, ये हो गया होगा। और दूसरी चीज एक ये कि मेरा अब स्थानांतरण ये उत्तराखंड में ही ऊधम सिंह नगर जनपद पड़ता है। जी। तो अब यहाँ एक पाचपुर है, जी पाचपुर, वहाँ हो गया है। तो अभी मैं कार्यरत हूँ सर। तो आदरणीय अहिल्या जी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र सर और अवधेश सर तो अभी वार्ता कर ही रहे थे, और कार्यक्रम का संचालन मैंने देखा मीना जी कर रही हैं, और जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं देख पा रही थी कि आदरणीय शिल्पी जी हैं, चंद्रलेखा जी हैं, सस्मिता जी हैं, और सुनीता जी, प्रवीण जी, तृप्ति मिश्रा जी, इंदु जी, आशा मिश्रा जी, अमिता जी, मोहिनी गुप्ता जी, भावना पुरोहित जी, वर्षा जी और हर्षलता जी। इसके अलावा जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं सभी को मेरा सादर नमन है, वंदन है।
मैं जीवटता देख रही थी अहिल्या मैम की कि आपके भीतर वो आग है, जो आपने बहुत सुंदर बात कही, चरैवेति की जो बात हुई है, और ये आपने एक बात रखी कि अनेक पत्रिकाएं शुरू होती हैं, क्लब शुरू होते हैं और लेकिन दम तोड़ जाते हैं। तो मुझे अपनी ही पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, आदरणीय अहिल्या जी को समर्पित कर रही हूँ कि अंधियारे में दीपक बनकर रोशन होने वाले को, अंधियारे में दीपक बनकर रोशन होने वालों को रोक सकेगा कौन भला इन आगे बढ़ने वालों को। तो आप की ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा को आप आगे भी संप्रेषित कर रही हैं। बहुत सुंदर। आप जैसे जैसे बोल रही थी वैसे वैसे मुझे पंक्तियां दर पंक्तियां कुछ याद आ रही थी, और अभी मुझे मैं समर्पित करूंगी वो अपनी ही जो कुछ रचनाएं हैं, वो मैं दो चार पंक्ति में आपको जो है समर्पित कर रही हूँ कि ये जो मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे माहौल में जब चारों ओर मोबाइल का बोलबाला हो गया, एक क्लिक किया और तुरंत कुछ हाजिर, और पत्रिकाएं दम तोड़ रही हैं, ऐसे में साहित्यिक की ऊर्जा को बनाए रखना, ये क्लब को आपने चलाए रखा है, इवन आप जो है पत्रिकाएं भी निकाल रही है, संग्रह भी निकाल रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा कार्य है। मैं साधुवाद देती हूँ इसके लिए आपको। तो आपको 4 पंक्तियां और समर्पित हैं कि हो इरादे दृढ़ तो कंटक भी सुमन बन जाते हैं, और पर्वत सिर झुकाकर रास्ता दे जाते हैं। हारते नहीं है जो हजार आंधियों से भी, अंधेरों को चीर कर वो दीप जगमगाते हैं, अंधेरों को चीर कर वो दीप जगमगाते हैं। तो ये दीपक हमेशा जलते रहेंगे। मैं अभी देख रही थी कि आप आह्वान कर रही थी जिम्मेदारी आगे लेने के लिए, एक मैडम को आप बता रही थी, तो वो एक दिखाई देता है लगाव, जो जुड़ाव जो अंतरात्मा से आ रहा है, जो हृदय से साहित्य के प्रति उमड़ रहा है, उसके लिए। तो ये वाकई हमारे लिए बहुत सुखद है ऐसे दौर में आप जैसे सम्मानित जनों का होना। अब बात चल रही थी, जैसा अवधेश सर ने कहा था कि मैं महिला गजलकारों पे, क्योंकि टॉपिक के विषय में थोड़ा सा भ्रमित हैं, तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा, जब हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने महिलाओं की स्थिति, सर मैंने महिलाओं की स्थिति गजल में क्या आ रही है उस पर चर्चा की, हम उनको कैसे वर्णित कर रहे हैं। हालांकि आपने एक प्रश्न ये भी किया था कि और महिला गजलकार नहीं है, कि बहुत महिला गजलकार हैं सर। डॉक्टर रमा सिंह हैं, डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी जी ने बहुत लिखा, काफी लोग हैं जो लिख रहे हैं, लेकिन जो है हो जाता है कभी प्रकाश में, पर वही अंधेरे को चीरने में वक्त लगता है, पर लगेगा, लेकिन रचनाएं प्रकाश में आएंगी। तो पहले आपने जैसा कहा, मैंने आदरणीय अहिल्या जी को बताई थी व्यस्ततम दिनचर्या है, क्योंकि मैं सुबह निकल जाती हूँ और शाम को लौटने में जो है थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो एक व्यवस्थित सिलसिलेवार कुछ जो है मैं कर नहीं पाई थी, लेकिन जो मैंने किया हुआ है वो मैं आपके समक्ष गजल से ही बात शुरू करती हूँ। तो चूंकि टॉपिक है कि वर्तमान समय में गजलों में स्त्री की दशा और दिशा, पहले मैं शीर्षक पर आती हूँ, गजल की ही बात करती हूँ कविताओं से, कि गजल की थोड़ी सी परिभाषा। आपने तो सर अवधेश सर आपने इतना कुछ बताया गजल के बारे में, और आपका ये जो है बड़प्पन, आपने कहा कि मैं गजल के बारे में परिचित नहीं हूँ, सब कुछ तो बता दिया आपने। आप जो है अदम गौडवी की जागृति करने वाली गजल से लेकर के दुष्यंत कुमार ने आगाज किया हिंदी गजल का, हर जो है छोटी छोटी बात से आप वाकिफ हैं, और ये आपके का बड़प्पन है सर कि आप फिर भी कह रहे हैं, तो समंदर से इतने मोती आपके पास हैं सर। तो मैं गजल की बात करूंगी, कविता की बात करूंगी कि परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, जो चिरकाल से चला आ रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि समय का प्रवाह नदी की धारा सा, और इस धारा को सतत प्रवाहशील रहना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार जल यदि एक स्थान पर एकत्र हो जाए तो उसमें सड़ांध फूटने लगती, ठीक उसी प्रकार यदि परिवर्तन की प्रक्रिया न चले तो एक रास्ता से जीवन में ऊब और घुटन की दुर्गंध आने लगेगी। इसलिए ताजगी और नवीनता को बनाए रखने के लिए जीवन में परिवर्तन चलना ही चाहिए, और इसी परिवर्तन की बदौलत न केवल मानव जीवन में अपितु समाज में भी नूतनता का संचार होता रहा है।
इसी परिवर्तन के द्वारा समाज में सड़ी गली परंपराएं हटती रही हैं और उनकी जगह नए मूल्य, नई परंपराएं स्थापित हुई हैं। बात जब मनुष्य की आती है, मानव समाज की आती है, तो साहित्य की चर्चा उठना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सुनते आए हैं कि साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो जहां से मनुष्य की बुद्धि के विकास की कहानी आरंभ होती है, वहीं से मानव सभ्यता के विकास की कथा भी आरंभ हो जाती है और यहीं से मनुष्य का साहित्य के साथ एक रिश्ता कायम हो जाता है। मानव और साहित्य का संबंध बहुत पुराना है, चाहे फिर वो गद्य का हो या पद्य का। एक बुद्धिजीवी होने के कारण मनुष्य में चिंतन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया चलती रहती है और यह प्रक्रिया जब पूरे उफान पर होती है तब साहित्य का स्रोत फूटता है और साहित्य में भी अनेकानेक परिवर्तन होते हैं। समाज के साथ साथ साहित्य अपना रूप बदलता है, चोला बदलता है। प्रत्येक युग का अपना एक साहित्य होता है, प्रत्येक देश का अपना साहित्य होता है और हम भारतीय साहित्य के बात करें तो इसका भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है, जिसने संपूर्ण जगत के साहित्य पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज क्या कर। बोल रहे हैं आप? अब हम साहित्य की बात करते हैं तो मोटे तौर पर साहित्य गद्य और पद्य में बटा हुआ है। कल तो कर जहां हम कविता की बात करते हैं तो सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा ही था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान और निकलकर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कुछ तो होता है भीतर जो फड़फड़ाता है, व्याकुल होता है बाहर निकलने के लिए, होता है मन का मंथन और हृदय की यही छटपटाहट, अकुलाहट जब हद से ज्यादा बढ़ती है तो गुबार शब्दों में ढलकर कागज पर उतरते हैं और कहीं ना कहीं ये मीठे शब्द कविताओं का रूप लेते हैं। हम रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं जो साहित्य के पुरोधा थे और उनका योगदान सभी जानते ही हैं। हिंदी साहित्य में जिस प्रकार उन्होंने कविता की एक परिभाषा दी थी कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है और हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। बहरहाल दिल से जुड़ी हुई इस विधा के बहुत सारे रूप हैं और अगर हम कविताओं में ही बात करें, गजल की हम बात करें तो ये वर्तमान समय में जो गजल की विधा है कविता का ही एक प्रकार है और ये बड़ी तेजी से उभरती जा रही है। जैसा सर ने कहा था कि आज समय नहीं है, हम मेट्रो में चलते हैं। कविता गजल में ये खासियत है कि दो ही लफ्जों में, एक शेर में, दो पंक्तियों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। तो ये जो गजल की विधा है ये मूलतः भारतीय साहित्य की विधा नहीं है, वरन आयातित विधा है जो भारत में सबसे पहले हिंदवी भाषा में कही गई और उसके बाद जब उर्दू भाषा का जन्म हुआ तो वहां इससे हाथों हाथ लिया गया। उर्दू के आंगन में गजल की विधा खूब पनपी और पल्लवित हुई और इसने लोकप्रियता के अनूठे शिखरों का स्पर्श किया, प्रसिद्धि के नित्य नए सोपानों को पार किया। अमीर खुसरो ने भारत में जिस गजल की नींव डाली थी उसे वली औरंगाबादी, सिराज, कुतुब शाह आदि बहुत सारे शायरों ने मजबूती दी और आगे चलकर फिर उर्दू गजल की परंपरा की बात करें तो मीर, दाग, ज़ौक़, गालिब, जफर जैसे महान गजलगों ने गजल की भव्य इमारत। तो उर्दू में गजल की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी के कवि इसकी ओर आकर्षित हुए और जहां से, जैसा अवधेश सर बात कर रहे थे कि जो स्वर्गीय दुष्यंत कुमार थे उन्होंने साए में धूप जो उनका पहला संग्रह था उसमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए वो संग्रह निकाला और वहां से एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी गजल की शुरुआत हुई। और होते होते आज स्थिति ये है कि जब हम बात करते हैं गजल जो पहले बड़े कोमल भावों से लेकर के मानी जाती थी, वो सर ने जैसा जिक्र किया, अदम गौंडवी जी का जिक्र किया, तो मुझे उनकी गजल का एक शेर याद आया। बड़ा चर्चित शेर है कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो वो जो व्यंग, जो मारक क्षमता है गजल की, गजल आज अपने पुराने पैटर्न को छोड़ करके, ताकी और जो है मदरा, सभी चीजें छोड़ करके आज इस पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। तो अब मैं थोड़ी अभी गजल की और बात करूंगी कि जब हम गजल की बात करते हैं तो इसके वास्तविक अर्थ में उतरना जरूरी है। तो गजल का जो अर्थ है
विनोद कुमार दीप जो नागपुर में हैं, उन्होंने इस संबंध में लिखा है कि गजल मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सुखन अस जनाना, अर्थात नारी के सौंदर्य का वर्णन तथा नारी से बातचीत। गजल की उत्पत्ति के संबंध में कतिपय विद्वानों का मत है कि अरब में गजल नाम का एक कवि हुआ जिसने सारी उम्र प्रेम और मस्ती में व्यतीत कर दी और उसकी कविताओं का वर्ण विषय सदा प्रेम रहा। इसलिए कालांतर में गजल नामक कवि के नाम पर प्रेम परक कविताओं को गजल कह दिया गया। और फारसी में गजल की परिभाषा है बा जनान गुफ्तगू करदन, यानी औरतों से बातचीत करना। कुछ विद्वान गजल शब्द की उत्पत्ति अरबी के गजाल शब्द से मानते हैं और इसको थोड़ा बहुत मैं भी इससे काफी हद तक सहमत हूँ कि गजाल से मानते हैं जिसका अर्थ है मृग, अर्थात संभव है कि मृग जैसे नेत्रों वाली रूपसियों के संबंध में लिखी गई छंदबद्ध प्रेम परक कविताओं को गजल कह दिया गया हो। लेकिन जब हम डिक्शनरी पर आते हैं तो गजल शब्द का अर्थ है उर्दू फारसी छंद की एक किस्म। तो अलग अलग तरह से ये इस गजल को परिभाषित किया गया है। गजल विधा का अपनी एक परिपाटी है, छंद का अपना एक अलग विधान है। और हिंदी में जब ये गजल आई तो हिंदी में बहुत सारे गजलकारों में ने जो है बहुत सारे प्रसिद्ध कवि थे, जैसे डॉक्टर उर्मिलेश हो गए, डॉक्टर कुंवर बेचैन है, इन्होंने गजल कहना शुरू किया। और मुझे ये डॉक्टर रोहिताशु अस्थाना की एक गजल याद आ रही है कि उन्होंने लिखा था कि एक दिन ढह जाओगे मत घर बनो, एक दिन ढह जाओगे मत घर बनो, हो सके तो नींव का पत्थर बनो, और जड़ को भी गतिशील कर दे तुम वही, प्रेरणा में एक नव निर्झर बनो। तो ये जो गजल है उस सौंदर्य की परिपाटी को तोड़ती हुई आज समाज के क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। और जो मैं आज जिस विषय की मैं बात कर रही थी वो कि वर्तमान समय में गजल में, हिंदी गजल में महिलाओं की दशा और दिशा, इस पर मैंने अहिल्या मैम से कहा था कि मैं अपनी बात रखूंगी। और मैं सर आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने थोड़ा सा फेसबुक में अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है क्योंकि वही समय अभाव रहता है। एक मेरी अद्यतन सर 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे कि एक जो पुस्तक है सर ये हाँ स्त्री हूँ मैं, और इधर हालिया 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इसमें सारी रचनाएं स्त्री को केंद्र में रखकर ही लिखी गई हैं। तो हम वर्तमान समय में जब स्त्रियों की दशा की बात करते हैं तो आज का दौर हम जान रहे हैं कि भूमंडलीकरण का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है। और हमारे यहाँ ये उक्ति कही गई है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज जो है भारत में स्त्रियों की दशा आप सभी जान रहे हैं कि कैसी है। पर एक दूसरा रूप भी मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगी। आजकल बड़ा जो है बेंगलुरु का जो कांड हुआ है, केस हुआ है, वो भी एक स्त्री का कुत्सित स्वरूप सामने आया है। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं स्त्रियों के जो आज की स्थिति की है, तो वर्तमान दौर भूमंडलीकरण का दौर है जहां सारी दुनिया एक मोबाइल के भीतर सिमट आई। एक क्लिक करते ही हर जगह की, हर देश की जानकारी हमारे सामने आ जाती। अलबत्ता इस वैश्वीकरण के दौर में महिलाओं की भूमिका, उनका दायरा घर की 4 दीवारी को पार करता हुआ दूर दूर तक फैल गया है। महिलाओं का घर से बाहर निकलकर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना निस्संदेह सुखद प्रगति का द्योतक है और स्वावलंबन ने महिलाओं के हाथ मजबूत किए हैं और भीतर एक नई ऊर्जा भरी है। लेकिन सिक्के के 2 पहलू हैं। विकास की रफ्तार में कदम से कदम मिलाकर चलती हुई महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती हुई घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और मैं इसमें सर्च कर रही थी, देख रही थी कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में इजाफा हो रहा है। और महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बावजूद महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? भौतिक तौर पर हमने महिलाओं को अपनी उन्नति में भागीदारी उनकी स्वीकार कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आज भी हमारी सोच जहां की तहां ठहरी हुई है। और आज भी अगर देख लिया जाए, ये कहने वाली बात है, कई जो गालियों के शब्द होते हैं महिलाओं से प्रारंभ होते हैं।
आज भी मैं जहाँ पर जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, आज भी कई जगह जो है बेटियां हैं उपेक्षित। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो हम अगर निचले इस तबके पर देखें, हालांकि हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, मध्यम वर्ग से ऊपर उठते हैं, तो वहां तो निश्चित रूप से हमें महिलाएं हर क्षेत्र में काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, सेना में दिखाई दे रही हैं, पुलिस में दिखाई दे रही हैं, विमान उड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं, हर जगह उनकी धमक दिखाई दे रही है। लेकिन अगर अभी भी निचले स्तर पर हम देखें तो बेटियां आज भी उपेक्षा का शिकार हैं। तो अभी भी दहेज का उत्पीड़न हो रहा है, हम सुनते हैं, जहां जिस एरिया में है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो बलात्कार है, शोषण है, बेटा बेटी के बीच भेदभाव है। तो जैसे जैसे हम स्त्री दशा में सुधार की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे उनको अधिक से अधिक साक्षर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे घटनाएं भी बढ़ रही हैं और हर जगह लगभग कमोबेश महिलाओं की स्थिति ये है। और ये तो सिर्फ जो हम क्राइम रिकॉर्ड देखते हैं, ये तो सिर्फ प्रकाश में आने वाली घटनाएं हैं। महिलाओं के साथ न जाने कितने ऐसी घटनाएं घटती हैं, जो मामले होते हैं जो भीतर ही भीतर दफन कर दिए जाते हैं या फिर पहुंच वाले जो है लोगों द्वारा दबा दिए जाते हैं। और ये घुटन, ये अफरा तफरी, ये आतंक का माहौल आज भी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बना है। और ये जो हम भोगवादी संस्कृति है, इसमें महिलाओं के प्रति सोच जहां की तहां ठहरी हुई है, उसको वस्तु समझ करके देखा जा रहा है। तो इन सब से गजल प्रभावित हो रही है और गजल में उनका जो चित्रण है वो महिलाओं की दशा का वो किया जा रहा है। तो अब मैं जो है बात करूंगी, इसमें एक प्रताप सोमवंशी जी की गजल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने बेटियों के, हम देखते हैं, जैसा मैंने कहा कि मैं इस क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहाँ मैं काम कर रही हूँ, वहाँ बेटा बेटी में काफी भेदभाव होता है और लड़कियों को काफी हद तक घर बिठा दिया जाता है। तो ये उनकी गजल यही इशारा करती है कि सबसे मिलने की जरूरत क्या है, इतना झुकने की जरूरत क्या है, और लड़कियां अब भी सुना करती हैं कि इनके पढ़ने की जरूरत क्या है। अब लड़कियां, जी धन्यवाद मैम। ये जो हाँ, हम देखिए, हम बात लड़कियों से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर स्त्री जो उसका जो पहला पड़ाव होता है वो बेटी के रूप में ही आरंभ होता है, बच्ची के रूप में आरंभ होता है। तो मैंने भी, अगर जो है बहुतों ने, मैं देख रही थी कि काफी कुछ लिखा गया है, मैंने भी अपने इस संग्रह में बेटियों पर एक गजल लिखी है कि लड़कियां फूल हैं, लड़कियां तितलियां, लड़कियां नीर हैं, लड़कियां मछलियां, और लड़कियां दर्द हैं, लड़कियां पीर हैं, लड़कियां मन के भीतर दबी सिस्तियां। और युद्ध जीते गए, युद्ध जीते गए, युद्ध हारे गए, किंतु मोहरा बनी बेवजह लड़कियां। और आज भी गर्भ में गिर रही, कट रही लड़कियां बोझ सी, लड़कियां झिड़कियां। बिक रही मंडियों में कहीं आज भी, बिक रही मंडियों में कहीं आज भी लड़कियां दाम हैं, लड़कियां बोलियां हैं। कहीं आरियों पर लगी मूठती, लड़कियां काटती अपनी ही डालियां। और बन रही ठन रही दर्प से भर रही, बन रही ठन रही दर्प से भर रही, नाचती फिर रही जिस तरह फिरकियां। गर्मियों की रसोई में जलती